Hi everyone, welcome back to Bio's Thought. कैसे हैं आप सब? I hope you all had a great day, right? So चलो let's move ahead with our part 3 of chapter tissues. Alright, हमने last के 2 sessions में part 1 and part 2 में हमने complete किया था regarding plant tissues. ठीक है, plant tissues में हमने meristematic tissues, permanent tissues के बारे में विस्तार से बात की है. Apart from that, we have also talked about the animal tissues, जिसमें जो हमने part 2 में complete किया था. एंड बेसिकली उसमें हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यूज़ और उसके साथ साथ हमने मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में बात की थी. ओके, सो इफ़ यू हैव मिस्ड आउट दोज 2 सेशंस, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेक श्योर यू डू चेक देम आउट. ओके, सो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं विद पार्ट 3. लेट्स मूव अहेड एंड सी कि आज हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे. बेसिकली ये चैप्टर हम फिनिश ऑफ करने ही वाले हैं आज. So we're going to understand the rest of the 2 types of tissues that are remaining in animal tissues, which is nothing but your connective tissues और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे about the nervous tissue. ठीक है, just give me a second please. Yes, here we go. So जब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की, मैंने ऑलरेडी कल एक्सप्लेन किया था कि एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है. ओके, बेस्ड ऑन द फंक्शंस दैट दे आर परफॉर्मिंग, there has to be like different sets of tissues which are going to support those particular functions, right? तो एनिमल टिश्यूज़ में हमने कल एपिथेलियल और मस्कुलर पढ़ा था. कैसे एपिथेलियल टिश्यू एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है. ओके, इट अलाउज the protection of the all of your organs, inner lining और उनकी outer lining में भी हेल्प करता है. उसके साथ साथ आपकी पूरी बॉडी को एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह सपोर्ट करता है, राइट? देन इन द नेक्स्ट पार्ट विच वॉज मस्कुलर टिश्यूज, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ देयर आर different sets of muscles in our body which work as complementary pairs to bring about movement in our body. हमारा चलना फिरना दौड़ना, राइट? आपका मूवमेंट, आपकी बॉडी से जो भी लोकोमोशन हो रहा है, ऑल ऑफ दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द मस्कुलर टिश्यूज, राइट? सो आज के सेशन में हम फिनिश ऑफ करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नर्वस टिश्यू की तरफ. ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद द कनेक्टिव टिश्यूज. और कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब क्या है? जो इसका नाम बोल रहा है ना, एग्जैक्टली वही मतलब है. यानी कि इट कनेक्ट्स, राइट? connects different parts of our body, different parts of our body. अब ये कनेक्शन कैसा भी हो सकता है. दिस कनेक्शन कुड बी लेट्स से एक मसल के दूसरे मसल के साथ, एक मसल का एक स्किन के साथ, ठीक है, मसल का बोन्स के साथ, बोन का दूसरे बोन के साथ. ऑलराइट, तो ये जो कनेक्शन है दैट हैपन्स ऑल थ्रू आउट योर बॉडी इज ऑल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू. यानी कि कोई भी दो चीज़ों को या दो से अधिक चीज़ों को बांध के रखना आपकी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम होता है. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ की जब हम बात करते हैं, इसमें आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ बहुत वेराइटी के टाइप्स के होते हैं. ठीक है, उस वो वेराइटी ऑफ टाइप्स कैसे होते हैं वो डिपेंड करता है उसके बेसिकली उसके मैट्रिक्स पे. ठीक है, नाउ यू विल आस्क मैम व्हाट इज मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स होता है इट्स लाइक अ सीमेंटिंग मटीरियल. जैसे मैंने कल बताया था कि जब हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात की थी, तो अगर मान लेते हैं ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ का एक लेयर है. ठीक है, दिस इज हाउ आई एम गोना ड्रॉ दिस. ये आपके सेल्स हैं एंड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल बना लिया, मान लीजिए. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट नीचे था, इसे मैंने बताया था दिस वाज बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? दिस वाज बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो मैंने क्या बताया था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ सीमेंटिंग मटेरियल. इट गिव्स अ प्लेटफॉर्म, इट गिव्स अ स्पेस फॉर ऑल द सेल्स ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू टू वर्क, टू कनेक्ट विद वन अनदर, राइट? सिमिलरली मैट्रिक्स भी एक वही चीज़ है. ओके, इसको थोड़ा सा और बेसिक एग्जाम्पल से हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि लेट्स से आपको कोई केक बनाना है. ठीक है, तो केक का जब हम बैटर की बात करते हैं, केक का बैटर जब बनाते हैं, तो मेन मटेरियल जो होता है, राइट, दैट इज़ योर फ्लोर, और उसमें जब दूध डलता है, राइट, सो दैट बिकम्स द मेन बैटर, जिसके अंदर अब आप चॉकलेट्स डालोगे, शुगर डालोगे, वट एवर द स्टफ यू वांट टू पुट इट टू क्रिएट अ केक, राइट? तो वो जो मेन बैटर होता है ना, वो एक मैट्रिक्स की तरह काम करता है, एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है, ताकि वो सब चीज़ों को बाइंड करके रख सके. सिमिलरली कनेक्टिव टिश्यूज़ में यही मैट्रिक्स होते हैं, एक बाइंडिंग मटीरियल की तरह ये काम करता है. ओके, बाइंडिंग मटेरियल की तरह ये काम करता है. अब यही मैट्रिक्स आपके 3 अलग अलग तरीके के होते हैं हमारी बॉडी में. ओके, एक होता है जो थोड़ा सा फिब्रस होता है, थोड़ा सा जेली लुकिंग आप कह सकते हो, जेली लाइक. ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स होता है जो कि बहुत हार्ड होता है. ऑलराइट, एंड तीसरा मैट्रिक्स होता है जो कि बिल्कुल ही फ्लूइड नेचर का होता है. ठीक है, बहता हुआ पानी जैसा. ओके,
तो जेली लाइक मैट्रिक्स जो होता है उसमें अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं, हार्ड मैट्रिक्स में अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स में आपके अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट कि बेस्ड ऑन द you could say based on these matrix only, इन मैट्रिक्स की कॉम्पोजिशन के बेसिस पर ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज बने हैं. ठीक है. नाउ यू कैन सी हियर, ये आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है. टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, कॉम्पैक्ट बोन्स, हाइलाइन कार्टिलेज, एरियोला टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यू. ठीक है. सो दिस पार्ट राइट ओवर हियर इज योर टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है. वाइट कॉर्पस्कल्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स ही हैं. न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वी हैव इजाइनोफिल्स, बेसोफिल्स. ठीक है. लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स भी आपका अलग वैरायटी है. ठीक है. फिर बात करते हैं बी, विच इज अगेन योर कॉम्पैक्ट बोन. तो बोन के अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है स्ट्रक्चर, अगर ध्यान से देख पा रहे हो. ठीक है. ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, उसके सेल्स जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज्ड हैं एक दूसरे के आसपास. ओके. and then you would see that there is a Haversian canal that is present there just alongside those particular cells, जिसमें it actually contains the blood vessels and the nerve fibers. Okay. And then you also see another very important thing which is called as the canaliculus. All right, canaliculus. So ये क्या है? It contains slender process of bone cells or osteocytes. यानी कि कैनलिकुलस इस एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट है बोन का जिसके अंदर आपके बोन सेल्स यानी कि ऑस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं. ठीक है. एंड देन सी पार्ट में हम बात करें तो ये हाइलाइन कार्टिलेज होता है. एक कार्टिलेज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हाइलाइन कार्टिलेज, जो एक्चुअली आपके बोन्स के एंड में मौजूद होता है. ठीक है. एंड अगेन कार्टिलेज भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्टिलेज भी एक टाइप होता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में जो कॉन्ड्रोसाइट से बनता है, यानी कि कॉन्ड्रोसाइट सेल से बनता है. ओके. हाइलाइन मैट्रिक्स है. देन दिस इज योर एरियोलार टिश्यू एंड देन वी हैव एडिपोज टिश्यू. तो स्टार्ट करते हैं विद योर फर्स्ट टाइप होंगे, जब मैं बात करती हूँ जेली लाइक अपीयरेंस की. ठीक है. यानी कि जब हमारे पास मैट्रिक्स कैसा है, मैट्रिक्स इज जेली लाइक. तो जेली लाइक मैट्रिक्स में हमारे पास आता है सबसे पहले यहाँ पे एडिपोज टिश्यू. ठीक है. एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू वो टिश्यूज हैं जो हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज इंसुलेटर्स. ओके. दे हेल्प इन इंसुलेशन ऑफ द बॉडी. व्हाट दे एक्चुअली डू इज दैट दे स्टोर द फैट्स इन आवर बॉडी. फैट स्टोरेज का काम करते हैं. ठीक है. यानी कि जो भी हमने खाना खाया, जो भी फैट हमारी बॉडी में जमा हो रहा है वो ऐसे कहीं बह नहीं रहा है. ठीक है. ऐसे कहीं ब्लड वेसल्स में घूम नहीं रहा है. बेसिकली वो जाके स्टोर हो जाते हैं आपके स्पेसिफिक टिश्यूज में, जिसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं. दीज आर फैट स्टोरिंग सेल्स. ओके. एंड कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं एडिपोज टिश्यू? एडिपोज टिश्यूज आर प्रेजेंट लिटरली एवरीवेयर इन आवर बॉडी. यहाँ पे यूजुअली आपको ये मिलेंगे कहाँ पे? बिलो द स्किन. ठीक है. बिलो द स्किन, अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स. फाइन. जितने भी ऑर्गन्स होंगे उसके आसपास. क्यों ये आसपास मौजूद क्यों होते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग व्हाट? प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू योर ऑर्गन्स. ठीक है. एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर लेते हैं. ठीक है. तो कुछ इस तरीके से दिखता है. देखो एडिपोज टिश्यू, ये डी वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, दिस पार्ट राइट हियर, दिस इज योर दिस इज योर एरियोलर, दिस वन इज राइट ओवर हियर इज एडिपोज. ठीक है. एडिपोज साइट्स. तो देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है. ये जो पूरा दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट योर फैट ड्रॉपलेट. एक बड़ा सा फैट ड्रॉपलेट है. ओके. यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पे लंबे लंबे सेल्स दिख रहे हैं जिन्हें हम फिलामेंट्स कहेंगे. ओके. एडिपोज साइट्स बेसिकली ये सारे मौजूद हैं. ठीक है. तो ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं एडिपोज टिश्यू. ये याद रखना है. ठीक है. Now cells are filled with fat droplets and they have a jelly-like ground substance जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ओके. ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट इंसुलेशन प्रोवाइड कर ही रहा है, तो उसके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है कि वो एनर्जी भी सप्लाई करते हैं. सप्लाई ऑफ एनर्जी ये भी हमें देखने को मिलता है. ठीक है. सो दिस इज योर एडिपोज टिश्यू विद अ जेली-like मैट्रिक्स. सेकेंड एग्जाम्पल इन दिस इज योर एरियोला टिश्यू. एरियोला टिश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. इनका भी रोल इम्पॉर्टेंट है. एरियोला टिश्यूज का मैं बताती हूँ बेसिकली ये भी आपकी स्किन में, मसल्स में, ठीक है, कई सारी जगह पे मौजूद है. लाइक बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, फाइन, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स एंड ऑफ कोर्स अराउंड द ब्लड वेसल्स, अराउंड द ब्लड वेसल्स एज वेल एज ऑर्गन्स. ओके. तो इसका काम क्या है भाई? सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि इसमें बहुत लूजली अरेंज्ड होते हैं एंड दे सपोर्ट लाइक अ जेली लाइक सब्सटेंस. यानी कि इसके अंदर स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलेगा तो एक लूज कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, इसलिए इसे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं.
loose connectivity of cells and elastin fibers. Just a second, yes, elastin fibers, ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स. तो बेसिकली इलास्टिक फाइबर्स यानी कि लंबे लंबे फाइबर्स हैं जो अंदर से उसको बिल्कुल जोड़ के रखते हैं एंड दे हेल्प इन द सपोर्ट ऑफ द ऑर्गन्स. ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेन एब्जॉर्बिंग वाला काम, शॉक एब्जॉर्बर वाला काम जो होता है, तो वो कौन करता है, वो करते हैं एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यूज आपके कुशन की तरह काम करता है कि जितने भी ऑर्गन्स है ना बॉडी में, और जहाँ कहीं भी खाली स्पेस होगी बॉडी के अंदर, वहाँ पे तुमको एरियोलर टिश्यूज देखने को मिलेगा. दे विल सपोर्ट द ऑर्गन्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, ताकि उन्हें एक कुशन की तरह आराम दे सके, सो दैट कभी भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल खेलते खेलते हम गिर जाएं, राइट, या यू नो जस्ट सम हाउ यू नो वी गेट हिट, राइट, तो वो जो बॉडी को एक शॉक लगा, वो शॉक से आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे कोई डैमेज ना हो, उसको बचाने का काम करते हैं एरियोलर टिश्यू. ठीक है, सो दिस इज हाउ दे गोना लुक लाइक. देखो ध्यान से देखो ये वाला. ठीक है, कोलेजन फाइबर दिख रहा है, मैक्रोफेजेस हैं, वी हैव रेटिकुलर फाइबर. ज़्यादा डीप में इसमें ये सब नहीं जानना है कि व्हाट आर दीज थिंग्स. ओके, ये भी अलग टाइप के सेल्स मौजूद हैं. प्लाज्मा सेल्स आपको पता ही है, मास्ट सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल्स इन योर बॉडी. मैक्रोफेजेस भी ऐसे सेल्स होते हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस अगर बॉडी में आता है तो उसको डाइजेस्ट करके बेसिकली उसे फेंकने का काम करते हैं. ठीक है, कोलेजन फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जिनका काम होता है इज टू बेसिकली हेल्प इन इलास्टिक, लाइक गिव इलास्टिसिटी, गिव इलास्टिसिटी. तो यूजुअली आपने एड्स देखे होंगे ना, कई सारे ऐसे आजकल लाइक ऑइंटमेंट्स आते हैं, बॉडी लोशंस आते हैं जिसमें दिखा होता है कि कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन इट, राइट. तो ये कोलेजन फाइबर है क्या, ये कुछ नहीं है, ये प्रोटीन फिलामेंट्स ही हैं जो कि बॉडी को एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एक मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, और ये वही फिब्रोब्लास्ट है जिसके थ्रू हमारा एरियोलर टिश्यू बना हुआ है. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको. जब हमारे पास मैट्रिक्स जेली लाइक होती है, अब जब हमारे पास मैट्रिक्स थोड़ा सा हार्ड हो जाए, मान लेते हैं, ओके, मैट्रिक्स इज हार्ड, तो अब इसमें क्या आता है, ऑफकोर्स सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए बोन. ठीक है, बोन इज योर हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन योर बॉडी. फाइन, ऑब्वियस सी बात है, पूरी बॉडी का जो स्केलेटन है वो बोन का बना हुआ है, सिंपल सी बात है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब ये जो बोन सेल्स होते हैं, ठीक है, इन बोन, इन्हें आप बोन सेल्स भी कह सकते हो, और यू कॉल देम एज ऑस्टियोसाइट्स एज वेल. ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरीके से एम्बेडेड होते हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर. इसका जो मैट्रिक्स होता है ना, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा हार्ड मैट्रिक्स होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है ये. तो जो भी ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो एम्बेड होते हैं इसी सॉलिड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है. तो बोन्स का काम क्या है, ये तो आपको पता ही है, सपोर्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द डिफरेंट ऑर्गन्स इन योर बॉडी, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट, राइट, सपोर्ट एंड मूवमेंट, सपोर्ट एंड मूवमेंट. ओके, सी दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ये वाला जो पार्ट मैंने आपको दिखाया, this one, this figure right over here shows how the particular bone cells are embedded within a hard matrix. ठीक है, फिर बारी आती है बोन्स के बाद, विल टॉक अबाउट द कार्टिलेज. अब कार्टिलेज जो होता है इसको थोड़ा सा हम कहते हैं सॉफ्ट बोन्स. कार्टिलेज आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट बोन्स क्योंकि ये बेंडेबल है ना. जैसे हमारा नोज ब्रिज होता है, ओके, वी हैव ईयर पिन्ना, यानी कि ये जो बाहर का ईयर निकला हुआ है ना, इसे पिन्ना ही कहते हैं, करेक्ट. तो इसे फोल्ड कर सकते हो आप इजीली, इजंट इट. तो ईयर पिन्ना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं, ये एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट ये लैरिंग्स में भी मौजूद होता है. ठीक है, लैरिंग्स में भी मौजूद होता है. तो इसके जो सेल्स होते हैं ना, जैसे मैंने क्या बताया, कॉन्ड्रोसाइट्स, इसके सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. तो chondrocytes are pretty much, like you can say, they are supported by like fibrous and flexible jelly like substances. ठीक है, तो chondrocytes के साथ साथ कुछ flexible fibers भी मौजूद होते हैं जो ओवरऑल आपका एक कार्टिलेज को क्रिएट करता है. इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, हाइलाइन मैट्रिक्स और कॉन्ड्रोसाइट लिखा है. ये कार्टिलेज ही है. ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज ही है ये, जो कि आपके बोन के एंड में होता है. हम यूजुअली जब बोन को ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा एनिमेशन फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से नहीं दिखता है बोन, राइट, समवॉट लाइक दिस. ठीक
ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। हाँ, तो एनिमेशन भी क्या मतलब, नॉर्मली भी अगर कभी किसी ने बोन को देखा हो तो यू विल अंडरस्टैंड, पिक्चर्स में दिख जाता है ना। तो ये वाले जो पार्ट्स है ना, ये एंड वाले जो रीजन्स हैं, यहाँ पे कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो हाइलाइन कार्टिलेज के ही होते हैं। ओके, जब बोन बन रहा होता है तो हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू ही बनता है बोन हमारी बॉडी में। ओके, तो ये क्या काम करता है, ये आपके एक ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है एक तरीके से, ठीक है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है इन जॉइंट्स, ठीक है, ताकि जो आपके बोन का जो सरफेस एरिया है ना, क्या होता है ना कि जॉइंट्स में आपके दो बोन जुड़ते हैं, करेक्ट, सबको पता है ये। तो जब दो बोन्स हार्ड मटेरियल एक दूसरे से ज्वाइन हो रहा है तो उसके बीच में छोटा सा फ्लैप होता है कार्टिलेज का, ताकि जब मूवमेंट हो तो इनके बीच में फ्रिक्शन पैदा ना हो, क्योंकि अगर फ्रिक्शन पैदा होगा तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा और अंदर से बोन को भी डैमेज पहुंचेगा, आसपास के आपके ऑर्गन को और आसपास के आपके फाइबर्स को भी डैमेज पहुंचेगा। सो मेकिंग श्योर कि ऐसा ना हो, वहाँ पे कार्टिलेज मौजूद होते हैं। क्लियर? So this is the job of your cartilages. All right. Moving to the third thing that we have over here is tendons and ligaments. Okay, third and fourth itself. So tendons and then we have ligaments. All right. अब टेंडन्स जो है ना भाई, देखो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आपको दोनों ही जॉइंट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द जॉइंट्स। ऑल राइट, एंड टेंडन्स ना they're a little less flexible as compared to the ligaments. Always remember your tendons join a muscle to a bone, ठीक है, लेकिन जब हम ligaments की बात करते हैं ना, ligaments join one bone to another bone. Okay, they have greater flexibility and they have a little less flexibility, याद रखना, इन कंपैरिजन टू लिगामेंट्स, ठीक है, लिगामेंट्स के कंपैरिजन में कम इलास्टिसिटी है, कम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो टेंडन्स आपके फिब्रस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और लेस इलास्टिक होते हैं, लेकिन जो आपके लिगामेंट्स है दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल, ये याद रखना है। ओके, टेंडन्स मैंने बताया मसल्स को जॉइन के मसल्स को बोन्स के साथ जॉइन करते हैं, वेयर एज लिगामेंट्स जो बोन्स को जॉइन करके रखता है। ओके, okay, before we move to the nervous tissue, moving to the last type, which is basically, let me use a different color for that. हाँ, तो यहाँ देख लो, अब जब आपके पास मैट्रिक्स कैसा होगा, when your matrix is fluid in nature, तो आई थिंक इससे क्लियर लग गया होगा, समझ आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वी टॉकिंग अबाउट द ब्लड, ठीक है। तो ब्लड की जब हम बात करते हैं, इट्स आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लियर कि ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज ये सब होते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ये आपके सेलुलर कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि एक फ्लूइड कॉम्पोनेंट के अंदर बहते हैं। तो ब्लड में मेनली जो फ्लूइड कॉम्पोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा, ठीक है, जिसके अंदर बाकी के आपके सेल्स मौजूद होते हैं, विच इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो एरिथ्रोसाइट्स हम बोलते हैं आरबीसीज को, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे प्लाज्मा में डूबे हुए होते हैं। दे ऑल हेल्प इन द, यू ऑलरेडी नो व्हाट डज ब्लड डू, राइट, यू ऑलरेडी नो कि आरबीसीज का काम क्या होता है। तो ब्लड का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटीरियल, राइट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स, ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑफ हॉर्मोन्स, ऑफ वेस्ट, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास एक फ्लूइड कंपोनेंट होता है, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ऑलराइट, तो इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स, जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है उसमें मैट्रिक्स में, वो होता है लिम्फ, ठीक है, लिम्फ बोलते हैं जैसे। सो लिम्फ प्रेजेंट होता है ऑल अराउंड योर सेल्स इन द बॉडी, ऑल अराउंड द सेल्स इन बॉडी, फाइन, ये मतलब पूरी बॉडी में आपका मौजूद होता है। एंड बेसिकली क्या होता है ना कि जब हमारी बॉडी में से एक सेल की तरफ, लेट्स से एक ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मानो ये ब्लड वेसल है और यहाँ पे आपके पास सेल है, तो कुछ मटेरियल ऐसा होता है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, खाना है, हार्मोन्स है या कुछ भी है, इफ दैट मटेरियल हैज़ टू गो इनटू द सेल, तो ऑब्वियसली उसको ऐसे जाके डिफ्यूज़ करना होगा, है ना। लेकिन जब ये डिफ्यूजन हो रहा होता है तो कभी कभार क्या होता है कि ये सारी चीज़ें सेल में ना जाके बाहर के ऐसे इंटरसेलुलर स्पेसेस में घूम जाती हैं, यानी कि बाहर गुम हो जाएंगी, और इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज टिश्यू फ्लूइड, जो ये इंट्रासेलुलर स्पेस में मौजूद है,
सॉरी इंटरसेलुलर स्पेस में मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। और जब इस टिश्यू फ्लूइड को हमारा बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम अपना लेता है, बेसिकली उसे पकड़ लेता है, तब उसे कहा जाता है लिम्फ। अब लिम्फ कुछ नहीं है, एग्जैक्टली वही एक फ्लूइड है which has oozed out of your blood capillaries, and they consist of liquid materials, plasma, consist of leukocytes, consist of all the other cells, ठीक है, सेम वही चीज़ है, फैट्स भी इसमें मौजूद होता है। तो इसी फ्लूइड को बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम एक तरीके से आप ये कह सकते हो रिफाइन करता है, फिल्टर आउट करता है, इसमें से जो भी ख़राब चीज़ें होती हैं उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ भेजता है, एंड ऑल द गुड मटेरियल दैट आर नीडेड बैक इनटू द बॉडी उस सबको वापस पहुंचा देता है इनटू द ब्लड सिस्टम, इनटू योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ये सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली, ठीक है। तो ये है, तो मेनली इस फ्लूइड का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। सो ये है हमारे सारे कनेक्टिव टिश्यूज। आई होप इट इज़ क्लियर। जेली लाइक में एडिपोज एंड एरियोलर हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने हार्ड मैट्रिक्स के अंतर्गत पढ़ा बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। फाइनली मैट्रिक्स जब फ्लूइड तरीके का होता है तो हमने पढ़ा ब्लड एंड लिम्फ के बारे में। ओके, डोंट वरी, लास्ट में हम एक बार और क्विक रिविजन लेंगे इस पूरी चीज़ का। अब फाइनल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई, विच इज़ अगेन नथिंग बट योर नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू बोलूँ या इसे न्यूरल टिश्यू बोलूँ, देखो बात एक ही है, नो मैटर व्हाट यू से, इट्स द सेम थिंग, न्यूरल टिश्यू। बेसिकली ये नर्वस टिश्यू आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना। बॉडी में हमारा नर्वस सिस्टम है ना, जो क्या करता है, इट हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, राइट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इजंट इट। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी का मेंटेन करने के लिए, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरह, स्पाइनल कॉर्ड से टुवर्ड योर सेंसरी ऑर्गन्स और वापस ले जाना, ये सब का कौन देखता है, ये सब देखता है आपका नर्वस सिस्टम। ओके, तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम तो बना तो वैसे तो मेनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का है, बट उसके साथ साथ इसमें प्रेजेंट होते हैं नर्व्स, ठीक है। और उन नर्व्स के अंदर मौजूद होते हैं नर्व फाइबर्स, और उन नर्व फाइबर्स के अंदर मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। और न्यूरॉन्स के साथ साथ मौजूद होते हैं ग्लायल सेल्स। अब समझो ये क्या चीज़ है। बेसिकली ऐसे मान लो कि एक ऐसी ना लंबी सी वो है आपका नर्व है ये, ठीक है, बड़ा सा एक नर्व है, ऑलराइट। अब एक बड़ा सा नर्व है ना, इसके अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे नर्व फाइबर्स के बंडल होते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे नर्व फाइबर्स के बंडल जो रन कर रहे होंगे अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे केबल वायर नहीं होते हमारे घर में, किसी भी टीवी की ले लो या फिर नॉर्मल केबल वायर को कभी खोल के देखोगे तो ऊपर की केबल वायर जो आपकी कॉपर की उसकी बनी होती है, उसके अंदर और भी कई सारी वायर्स होती हैं कि नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। सो दिस पार्ट राइट ओवर हियर इज योर नर्व, ठीक है। ऑल दीज बंडल्स राइट ओवर हियर आर योर नर्व फाइबर्स, राइट। और ये नर्व फाइबर्स के अंदर मौजूद होते हैं कई सारे बैक टू बैक न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स, ये होता है इसका पूरा मेकिंग। तो जब मैं बात करती हूँ न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स की, हमेशा याद रखना, देखो ग्लायल सेल्स जो आपका होता है ना, दिस इज द वन दैट डज नॉट इज नॉट अ न्यूरोनिक यू नो यू कैन से अ सेल, मतलब कि एक न्यूरल सेल नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल भी, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर, ये बिल्कुल भी न्यूरल सेल्स नहीं है, नॉन न्यूरल सेल, ओके, न्यूरल सेल नहीं है। यानी कि ग्लायल सेल का फिर मैम काम क्या होता है, ग्लायल सेल का काम होता है इज टू सिंपली प्रोटेक्ट एंड नरिश न्यूरॉन्स इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है। तो ग्लायल सेल का काम होता है कि जब न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, उनके डेवलपमेंट स्टेज में होता है, तो उनको जोड़ के रखना, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उनको बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, ये काम होता है ग्लायल सेल्स का, ठीक है। तो ग्लायल सेल्स एक पूरा नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसके तहत न्यूरॉन बनता रहता है। व्हेन न्यूरॉन स्टार्ट्स टू लाइक, जब न्यूरॉन बन गया एक पर्सन की बॉडी में,
So neurons are the thing which basically are gonna transfer the messages all throughout. ठीक है, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये याद रखनी कि कभी भी अगर एक न्यूरॉन में कुछ भी गड़बड़ी होती है, इन द सेंस अगर ये किसी भी तरीके से डैमेज हो जाता है, तो न्यूरॉन इज द ओनली सेल इन योर बॉडी दैट डज नॉट रिकवर, और यू कुड से कि इट डज नॉट रिपेयर, यानी कि नया न्यूरॉन नहीं बनता है. ठीक है, सो कमिंग टू द नर्वस टिश्यू, ना दिस इज हाउ योर न्यूरॉन लुक्स लाइक. ओके, अब न्यूरॉन की जब हम बात करेंगे तो बी वेरी केयरफुल एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि सबसे पहले ऑब्वियसली बात देखो, दिस इज़ लाइक अ ब्रांच नेटवर्क. ठीक है, हमारी बॉडी में एक ब्रांच नेटवर्क है किसका, नर्व्स का, जिसके अंदर न्यूरॉन्स हैं जो कि एक तरीके से एक सिस्टम, एक वेब क्रिएट कर रखा है, सो दैट फास्टर तरीके से आपके मैसेजेस यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो सके, इम्पल्सेस यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो सके. करेक्ट. सो व्हेन आई से योर न्यूरॉन, नाउ लुक एट दिस केयरफुली, यू वुड सी कि अब सबसे पहले हमारे पास एक पार्ट होता है मौजूद जिसे हम कहते हैं सोमा. देखो 3 चीज़ों का बना है. ठीक है, 3 मेन ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर मैं दूँ तो पहला पार्ट होता है ये, दूसरा पार्ट होता है ये पूरा येलो पार्ट, एंड देन द लास्ट पार्ट इज राइट दिस वन. फाइन. तो ये पहले पार्ट को हम कहते हैं क्या, वी कॉल दिस एज सेल बॉडी, या फिर सोमा कह सकते हो, और यू कैन कॉल इट एज साइटोन एज वेल. 3 नाम हो गए. ठीक है, सेल बॉडी, सोमा और साइटोन. फाइन. ये वाला जो पार्ट है दिस इज होल ऑफ योर एक्सॉन, एंड दिस पार्ट राइट ओवर हियर इज एक्सॉन टर्मिनल. क्लियर. अब जब हम बात करते हैं साइटोन की, सेल बॉडी की या फिर सोमा की, इसके अंदर ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे ऐसे वेब जैसे प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स. ठीक है, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये ना एंटीना की तरह काम करता है. होता है ना ऊपर छत पे जाओ तो डिश टीवी का एंटीना टाइप के पुराने ज़माने में लगे होते थे, राइट, बिल्कुल वैसा ही है. ओके, तो ये डेंड्राइट्स क्या है ना, ये एंटीनाज हैं जो कि आते हुए इम्पल्स को कैच कर लेते हैं और उसे भेज देते हैं सेल बॉडी की तरफ. ठीक है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा क्योंकि ये एक लिविंग सेल है भाई, सिंपल सी बात है, एक लिविंग सेल है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होगा. ठीक है, अब यहाँ से इम्पल्स ट्रैवल करता है एक्सॉन में. एक्सॉन एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बना होता है श्वान सेल से. इट इज़ मेड अप ऑफ श्वान सेल्स. ठीक है, ये एक एक सिंगल येलो पार्ट जो देख रहे हो ना, ये श्वान सेल्स का ही, ये बेसिकली श्वान सेल्स ही हैं. और इन्हीं श्वान सेल्स के ऊपर एक परत बनी होती है, एक परत होती है किसकी, माइलिन शीट की. It is nothing but like a protective covering प्लस ये इंसुलेशन का भी काम करता है. ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इंसुलेशन का भी काम करता है, और माइलिन शीट के बीच में, मतलब जैसे ही श्वान सेल खत्म हुआ और माइलिन शीट खत्म हुआ तो एक डिप हमें देखने को मिलता है 2 श्वान सेल्स के बीच में, जिसे हम नोड ऑफ रनवायर कहते हैं. तो नोड ऑफ रनवायर और माइलिन शीट एक साथ बहुत ज़रूरी होते हैं एक न्यूरॉन के अंदर, बिकॉज बोथ ऑफ देम टुगेदर प्रोवाइड्स, यू कैन से लाइक अ स्पीडी ट्रांसफ़र ऑफ अ इम्पल्स, यानी कि एक इम्पल्स हमारे न्यूरॉन के अंदर जल्दी से जल्दी जा पाए, वो देख रेख रखता है कौन, माइलिन शीट और नोड ऑफ रनवायर. ठीक है, अगर ज़रा से भी माइलिन शीट में कोई दिक्कत आती है या नोड ऑफ रनवायर में कुछ दिक्कत आती है, माइलिन शीट आपका डैमेज होता है, कुछ भी होता है, तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है कि एक इम्पल्स को न्यूरॉन के अंदर से ट्रैवल करने में समय लग जाएगा. ठीक है, तो जो हम एकदम क्विक डिसीजंस लेते हैं ना, क्विक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है. एंड फाइनली यहाँ से इम्पल्स ट्रैवल करके पहुँचता है एक्सॉन टर्मिनल में. टर्मिनल में मौजूद होता है, टर्मिनल कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है, ये पार्ट है, तो ये होता है एक्सॉन बल्ब. टर्मिनल के बिल्कुल एंड में ऐसे बल्ब होंगे, और ये वाले पार्ट्स होते हैं जिनमें होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स मौजूद, और इन केमिकल्स का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर्स. ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं, दीज आर दो सेट ऑफ केमिकल्स जिनका काम होता है कि आते हुए इम्पल्स को, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, उसे केमिकल में बदल देना. ठीक है, केमिकल में बदल के ये इस इम्पल्स को लेकर उतरते हैं इनटू अ वेरी गैप. ठीक है, एक छोटा सा गैप होता है जिसे हम कहते हैं साइनैप्स. ठीक है, तो इस गैप से निकलते हैं कुछ इस तरीके से होगा. ठीक है, तो ये मान लो ये तुम्हारा एक न्यूरॉन का न्यूरॉन टर्मिनल है और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ऐसे मान लो. ठीक है, तो ये जो बीच का तुमने गैप देखा है ना, हालांकि यहाँ तो गैप मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बनाया है, बट इतना बड़ा होता नहीं है. ठीक है, नॉर्मली जो गैप होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं.
इसको यहाँ लिख देते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो ये जो पूरा गैप देख रहे हो ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं साइनैप्स। ओके, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज साइनैप्स। फाइन, साइनैप्स। तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो आते हुए इम्पल्स को, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, उसको केमिकल में बदलते हैं, उतरते हैं साइनैप्स में, साइनैप्स से लेके उसको आगे भेजते हैं, और फिर उसके बाद यही जो इम्पल्स ऑफ केमिकल थे उनको जैसे ही वो डेंड्राइट्स के रिसेप्टर पे पहुंचते हैं, ये जो छोटे छोटे मैंने पार्ट्स बनाए ना, इसे हम रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही रिसेप्टर पे पहुंचते हैं, रिसेप्टर उन्हें एनालाइज करता है, समझता है कि यही हमारा नेक्स्ट इम्पल्स है, उसको फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करता है और फिर आगे न्यूरॉन में रवाना कर देता है। तो हमेशा याद रखना है कि एक न्यूरॉन के अंदर जब कभी भी इम्पल्स जाता है ना, इट ऑलवेज गोज इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, हमेशा इम्पल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाता है। अब आप पूछोगे तो मैम इसको केमिकल में बदलने की ज़रूरत क्या है? सिंपल सी बात है भाई, अब एक न्यूरॉन के अंदर तो वो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ना, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी अगर बाहर साइनाप्स में निकल के, तो बॉडी को शॉक नहीं लग जाएगा? लग जाएगा ना, अंदर से ही शॉक लग जाएगा बॉडी को, राइट? तो वो शॉक ना लगे उस साइनाप्स में, बेस्ट ये पार्ट ये होता है कि उसे केमिकल में बदल दिया जाए और फिर उसके बाद दोबारा से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर दिया जाए। ठीक है, सो दिस इज योर न्यूरॉन। चलो, तो अब आ गए हम आखिर वाली पार्ट में। फाइनली हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारे टॉपिक्स। अब लेट्स हैव अ क्विक डिस्कशन, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज हमने क्या क्या समझा? हमने फाइनली कनेक्टिव टिश्यूज आज टच किया, विच आर नथिंग बट टिश्यूज दैट कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टुगेदर। इट डिपेंड्स अपॉन द मैट्रिक्स इट कंसिस्ट ऑफ, which is nothing but like a binding material. Okay, we got three kinds of matrix present in our body. One that looks like jelly, other that looks like hard, and third one is fluid in nature, right? जब हम बात करते हैं जेली लाइक मैट्रिक्स की, तो जेली लाइक मैट्रिक्स में हमने देखा कि हमारे पास मौजूद है क्या? वी हैव दी एडिपोज एंड एरियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वो है जो इंसुलेशन देता है, फैट स्टोरेज करने में हेल्प करता है, फैट ड्रॉपलेट्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट बिलो द स्किन अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। एरियोलर टिश्यूज होते हैं जो कि आपके स्किन मसल्स के बीच में मौजूद होते हैं, ऑर्गन्स के आसपास हैं, एंड दे सपोर्ट दी ऑर्गन्स, राइट? इसके अलावा फिर हमने बात की थी जब हार्ड मैट्रिक्स होता है, तब हमने बोन के बारे में डिस्कस करा, हाउ कैल्शियम फॉस्फेट मेक्स इट्स मैट्रिक्स, जो उसको बहुत हार्ड बना देता है। कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स और फ्लेक्सिबल फाइबर्स, जो उसे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर सके जॉइंट रीजन्स में। ठीक है, टेंडन्स मसल को बोन से कनेक्ट करता है, ये अच्छे से याद कर लेना। ओके, एंड लिगामेंट्स बेसिकली दो बोन्स को कनेक्ट करता है। मैट्रिक्स जब फ्लूइड था तब हमने पढ़ा अबाउट ब्लड। ओके, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, एक फ्लूइड मटेरियल जो कि डिजॉल्व सेल्स यानी कि एम्बेडेड सेल्स जो कि हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, उनको लेकर जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हमने लिम्फ के बारे में बात करी। लिम्फ इज ऑल अराउंड द सेल्स इन आवर बॉडी एंड हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन, राइट? लास्टली हमने नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करा। तो नर्वस टिश्यू आर नथिंग बट द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच हेल्प इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, एंड दे बेसिकली हेल्प इन द ट्रांसफरिंग ऑफ द signals all around the body. ठीक है, it's made up of nerves which are further made up of nerve fibers, bundles of nerve fibers, and they are further made up of neurons and glial cells. ग्लायल सेल्स आपके नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन और नरिशमेंट का होता है न्यूरॉन्स में उसके अर्ली स्टेजेस में। एंड अगेन न्यूरॉन्स जब फाइनली बन जाते हैं, नाउ दे आर द वंस विच आर गोना बेसिकली ट्रांसफर दिस इम्पल्स ऑल अराउंड। देन वी डिस्कस द होल न्यूरॉन की न्यूरॉन कैसा दिखता है, एक ब्रांच नेटवर्क कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, वो सेल बॉडी और साइटोन और सोमा, जिसके अंदर इम्पल्स आता है थ्रू द डेंड्राइट्स, और यहाँ से जाता है एक्सॉन में। एक्सॉन इज लाइक अ you can say like a communicating you can say it's like a communicating rod. ठीक है, communicating pipeline है between your soma and the axon terminal. Fine, axon terminal में आखिर में आके मौजूद होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि इलेक्ट्रिकल आते हुए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल में बदल देते हैं ताकि वो सिनेप्स में इजीली जा सके और वहाँ से फिर नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ जंप कर सके। ओके, so that was all for this particular session everyone. I hope you enjoyed the class, and please make sure that if you have any questions or doubts you can always comment them in the comment section. अगर आपको पसंद आया please like, share and subscribe to the channel. And yes, next class में हम लोग मिलेंगे with another important topic, so stay tuned for that. Okay, thank you so much for watching. Take care everyone.